नमस्कार मित्रों, हिंदी व्याकरण साहित्य और काव्य शास्त्र के इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज हम काव्य शास्त्र से जुड़े हुए एक और महत्वपूर्ण बिंदु के विषय में चर्चा करेंगे और यह बिंदु काव्य गुण को लेकर के है। काव्य गुण सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में काव्य गुण को लेकर के काफ़ी अहम प्रश्न पूछे जाते हैं। ये बड़ा व्यापक बिंदु है। हम आपको संक्षेप में शॉर्ट वीडियो के द्वारा इसके विशद स्वरूप को समझाने का एक सफल प्रयास करेंगे। काव्य गुण जैसा कि काव्य और गुण की मेल से बना है। काव्य का संबंध कविता से है और गुण यानी गुण, कविता में व्याप्त जो गुण होते हैं उन्हीं को काव्य गुण की श्रेणी में रखा गया है। अलग अलग आचार्यों ने काव्य गुण की अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। काव्य गुण के अंतर्गत आज हम जिस गुण की चर्चा करने जा रहे हैं वो गुण है माधुर्य गुण। जानकारी के लिए बता दूं कि 3 प्रकार के गुण होते हैं: औज गुण, माधुर्य गुण और प्रसाद गुण। इन तीनों के अलग अलग लक्षण हैं और तीनों का ही प्रयोग अपने आप में अद्भुत है। किसी भी पद को पढ़ करके, किसी भी पद्यांश को पढ़ करके या किसी भी छंद को पढ़ करके हम ये कैसे अनुमान लगाएं कि इसमें आखिर कौन सा गुण है। बस इन तीनों ही गुणों के संदर्भ में पहले तो हम इनकी परिभाषा को जानेंगे और उसके बाद इनमें व्याप्त जो लक्षण हैं उन्हीं के आधार पर हम ये निर्धारित कर सकेंगे कि वास्तव में हमारे समक्ष जो पद्य प्रस्तुत किया गया है उसमें वास्तविक रूप से कौन सा गुण विद्यमान है। देखिए, काव्य गुण की अलग अलग परिभाषाएं हमारे सामने आती हैं। काव्य गुणों के भेदों को समझने से पूर्व हमें काव्य गुण के विषय में जान लेना आवश्यक है। तो आचार्य विश्वनाथ हैं, वो काव्य गुण के विषय में बताते हैं कि रसात्मक वाक्यम काव्यम, यानी रस से युक्त वाक्य ही काव्य है। जहाँ रस हावी हो जाता है, समझ लेना वहाँ काव्य का स्वरूप हमें दिखाई पड़ने लग जाता है। फिर भी अलग अलग विद्वानों ने इसकी अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। कुछ विद्वानों की परिभाषाएं मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं नाट्य शास्त्र के रचयिता भरत मुनि के विषय में। भरत मुनि का कहना है कि दोषों का विपर्यय ही गुण है। अर्थात विपर्यय शब्द जो है इसका अर्थ विलोम है, विपरीत शब्द जो होते हैं। ये कह रहे हैं कि गुण जो है वो दोषों का बिल्कुल अपोजिट है। अपोजिट का मतलब आप समझ रहे हैं। देखिए, काव्य के अंतर्गत ढेर सारे दोष होते हैं। कुछ दोषों के मैं नाम आपको बता रहा हूँ। दोषों के विषय में भी व्यापक दृष्टिकोण आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। दोषों के अंतर्गत जिन दोषों का नाम आ रहा है उनमें अकर्मत्व काव्य दोष, दुष्कर्मत्व काव्य दोष, च्युत संस्कृति काव्य दोष, ग्राम्यत्व दोष मुख्य रूप से देखे जा सकते हैं। ग्राम्यत्व दोष के अंतर्गत ग्रामीण शब्दों का अनावश्यक प्रयोग हमें देखने को मिलता है। वैसे ही अकर्मत्व दोष के अंतर्गत शब्दों का क्रम सही नहीं होता है। तो दोषों के विषय में हम बाद में चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारा ये जो वीडियो है वो सिर्फ माधुर्य गुण को लेकर के बनाया जा रहा है। तो भरत मुनि का कहना है कि दोषों का जो पर्याय विपर्य है, यानी दोषों का एकदम विपरीत गुण है। काव्य गुण की व्यापकता को और अधिक स्पष्ट करने के लिए रीति संप्रदाय के प्रवर्तक वामन भी एक डेफिनेशन दे रहे हैं गुण के संदर्भ में। काव्य गुणों के विषय में बता रहे हैं कि काव्य शोभाया कर्तारो धर्म है गुणः। अर्थात वामन के अनुसार गुण काव्य का नित्य धर्म है। गुण काव्य मूलक शोभा का तत्व है। यानी काव्य की शोभा में यदि 4 चांद लगाने हैं तो कहीं ना कहीं हमें गुणों का उसमें समावेश करना जरूरी है। कुछ इसी तरीके की बातें वामन के द्वारा बताई गई हैं। आगे बढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं अन्य विद्वानों की जो डेफिनेशन है उसके विषय में। तो
देखिए, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके की परिभाषाएं दी हैं। परिभाषाओं को लेकर के हम यहाँ पे विस्तार से चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि फिर वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। इसलिए हम अब सीधा रुख करते हैं माधुर्य गुण के विषय में, जानते हैं कि ये गुण आखिर क्या है। देखिए, किसी भी काव्य को पढ़ करके यदि आपको मधुरता का आभास हो रहा है, अच्छा लग रहा है पढ़ने में और सुनने में, तो समझ लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं उसमें माधुर्य गुण विद्यमान है। माधुर्य गुण की परिभाषा स्क्रीन पर आपके समक्ष है। माधुर्य शब्द के अंतर्गत मधुरता, श्रुति सुखदा, आह्लादकता, मिठास व रोचकता को शामिल किया गया है। अर्थात यदि आप किसी काव्य को पढ़ रहे हैं और उस काव्य को पढ़ते वक्त आपको मधुरता का एहसास हो रहा है, सुनने में अच्छा लग रहा है, आह्लाद की स्थिति उत्पन्न हो रही है, बड़ा ही रोचक वो पद्य आपको लग रहा है, बेशक अर्थ समझ में ना आए लेकिन पढ़ने में और सुनने में वो पद आपको रोचक लगेगा, तो समझ लेना चाहिए कि उस पद में कहीं ना कहीं माधुर्य गुण विद्यमान है। जानकारी के लिए बता दूं कि श्रृंगार रस से युक्त जो काव्य है उसमें माधुर्य गुण पाया जाता है। भरत मुनि का क्या कहना है माधुर्य गुण के विषय में? भरत मुनि की एक बहुत ही अहम विचारधारा माधुर्य गुण को लेकर के है। वह वाक्य जिसे बार बार सुना जाए, पुनः पुनः कहा जाए, फिर भी उद्विग्न न करे, वह वाक्य माधुर्य गुण से संपन्न है। यानी इस गुण से युक्त जो वाक्य होगा उसको हम चाहे कितनी बार पढ़ लें, कितनी ही बार उसको सुन लें, वो हमें उद्विग्न नहीं करेगा। यानी किसी भी तरीके से ऐसा नहीं होगा कि हमारा ऐसा मन नहीं करेगा कि हम इसको सुनना बंद कर दें, बार बार उस वाक्य को सुनने का मन करेगा। तो समझ जाना चाहिए कि ऐसी कंडीशन उसी समय उत्पन्न होती है जब काव्य में माधुर्य गुण का समावेश हो। दंडी का कहना है कि मेरे हिसाब से माधुर्य गुण को रस का पर्याय मानना चाहिए। सीधा सीधा इनका जो अभिप्राय है वो यही है कि यदि काव्य में रस का समावेश हो गया है तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि उसमें माधुर्य गुण विद्यमान है। ये दंडी की अपनी विचारधारा है, बहुत ही महत्वपूर्ण आचार्य हुए हैं। वामन कह रहे हैं कि उक्ति वैचित्र्य को माधुर्य की संज्ञा दी जा सकती है। उक्ति वैचित्र्य का मतलब होता है किसी भी कथन को सीधा सीधा न कह करके व्यंजना शब्द शक्ति में अपनी बात कहना, उक्ति वैचित्र्य है वामन के हिसाब से। तो हमें इस कंसेप्ट को भी समझना होगा। वामन की विचारधारा थोड़ी सी अलग है। वो कह रहे हैं कि उक्ति वैचित्र्य का प्राधान्य जहां देखने को मिले, समझ जाना चाहिए कि वह पद माधुर्य गुण से संपन्न है। इसके अलावा वामन एक और लक्षण बताते हैं माधुर्य गुण का। वे कह रहे हैं कि समास रहित पद रचना को भी माधुर्य गुण की संज्ञा दी जा सकती है। यानी सामासिक जो अल्पता है, सामासिक जो मितव्यता है, अगर वो पद्य में देखने को मिल रही है तो निश्चित रूप से समझ लेना चाहिए कि वहां भी माधुर्य गुण का कहीं ना कहीं समावेश है। मम्मट क्या कह रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण आचार्य हुए, कह रहे हैं कि चित्त को द्रवीभूत बना देने वाला आह्लादी माधुर्य गुण है। यदि आपके मन को द्रवीभूत बना दिया है, यानी किसी ना किसी रस में डुबो दिया है और आह्लाद किसी स्थिति उत्पन्न कर दी है, तो समझ लेना चाहिए कि वह पद भी माधुर्य गुण से संपन्न है। आनंद वर्धन कह रहे हैं कि मन की आर्द्रता को माधुर्य की संज्ञा दी जा सकती है। यानी ऐसा काव्य जिसको पढ़ने के बाद हमारा मन उस काव्य में पूर्णतः डूब जाए, अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है आपकी मानसिकता के साथ, तो समझ लेना चाहिए कि आप जिस पद्य को पढ़ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं माधुर्य गुण का समावेश है। भिखारीदास का कथन है कि कोमल वर्णों से युक्त व टय वर्ग से रहित रचना में ही माधुर्य गुण विद्यमान है। एक ऐसा पद्य जो आपके समक्ष है जिसमें सभी वर्ण हैं लेकिन टय वर्ग वाले वर्ण नहीं है, तो समझ जाना चाहिए कि वो कविता या वो काव्य कहीं ना कहीं माधुर्य गुण से संपन्न है। चलिए जानते हैं कि ऐसी कौन सी बातें हैं जिनको आधार बना करके हम ये निश्चित कर सकते हैं कि हाँ, वास्तव में हमारे समक्ष जो पद्य रखा गया है उसमें माधुर्य गुण विद्यमान है। तो माधुर्य गुण के लक्षण जानते हैं कि हम किसी भी पद को देख करके कैसे पहचान लें। ध्यान दीजिएगा, माधुर्य गुण के लक्षण देखिए, कुछ लक्षण आपके सामने आ रहे हैं। पहला और अहम जो लक्षण है माधुर्य गुण का, वो क्या है? वो है कै से मैत तक के सभी वर्ण, टय वर्ग को छोड़कर,
यदि आपके सामने कोई पद प्रस्तुत किया जा रहा है, उसमें ट वर्ग का अभाव है और कैसे मैं तक के सभी वर्ण सम्मिलित हैं या अधिकतर वर्ण सम्मिलित हैं कैसे मैं तक के, तो समझ लेना चाहिए कि वहां माधुर्य गुण है। दूसरा लक्षण, संयुक्त अक्षरों की मितव्यता। संयुक्त अक्षर तो आप समझ गए होंगे, दो व्यंजनों से मिलकर के बनने वाले अक्षर। जैसे मुख्य रूप से तो 4 संयुक्त अक्षर हैं, क्ष, त्र और ज्ञ, लेकिन कई बार अन्य जो वर्ण हैं उनसे मिलकर के भी नए संयुक्त अक्षर बन जाते हैं। तो माधुर्य गुण की ये पहचान है कि यदि आपको संयुक्त अक्षरों की कमी देखने को मिल रही है पद में, तो समझ जाना चाहिए कि वहां पर भी माधुर्य गुण है। इसके अलावा सामासिक अल्पता। अब देखिए इसमें सामसिक नहीं है, ये है सामासिक अल्पता। सामासिक अल्पता है, ये शब्द गलत है, यहाँ सामासिक आएगा, सामासिक। वही समास का अभाव, यानी ऐसा पद जिसमें समास का अभाव है, बड़े बड़े सामासिक शब्द प्रयोग में नहीं लाए गए, तो समझ जाना चाहिए कि वहां कहीं ना कहीं माधुर्य गुण का समावेश है। इसके अलावा चौथा जो अहम लक्षण है वो है रे व ण का प्रयोग। आपको माधुर्य गुण से संपन्न काव्य में रे और ण का प्रयोग भी देखने को मिल सकता है। अगला महत्वपूर्ण जो लक्षण है वो है कोमल मधुर रचना। जब आप उस पद्य को पढ़ेंगे तो पढ़ते ही आपको आपकी मानसिकता में मधुरता का संचार होगा, पढ़ने में अच्छा लगेगा। बेशक अर्थ समझ में ना आए, लेकिन पढ़ने में और सुनने में काफी अच्छा लगेगा। छठा जो लक्षण है वो है पंचम वर्ण का प्रयोग। अब देखिए पंचम वर्ण 5 होते हैं, पंचम वर्ण का प्रयोग भी देखने को मिलता है। 5 होते हैं पंचम वर्ण, जानकारी के लिए बता दूं। देखिए एक तो ङ, एक या, एक ण, एक न और एक मैं, ये 5 पंचम वर्ण हैं। इनका प्रयोग भी अक्सर माधुर्य गुण संपन्न कविता में देखने को मिल जाता है। अब देखिए एक उदाहरण आपके समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है, जो कि रीतिकाल के बहुत ही महत्वपूर्ण कवि हुए हैं बिहारी, उनके द्वारा लिखा गया एक दोहा है। वे कह रहे हैं, कहत नटत रिजत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैननु ही सब बात। नायक जो है वो नायिका से बातें कर रहा है, भवन में ढेर सारे व्यक्ति हैं, भरा हुआ है भवन व्यक्तियों से, लेकिन नैनो ही नैनो में दोनों के द्वारा बातचीत हो रही है। नायिका कुछ कह रही है, नायक कुछ कह रहा है। कहत का मतलब कहना, नटत नायिका मना कर रही है, रिझत नायक रीझ जाता है, खिज जाता है, फिर उनके नेत्र मिलते हैं, फिर प्रसन्न होते हैं, यानी नेत्रों ही नेत्रों में बातचीत हो रही है। नायिका कुछ कह रही है, नायक नायिका से कुछ कह रहा है, नायिका मना कर रही है, नायक रीझने का भाव प्रकट कर रहा है, खींचने का भाव प्रकट कर रहा है, मिलने की इच्छा जता रहा है, दोनों हंस रहे हैं। और कुछ समय बाद जो नायिका है वो लजिया जाती है, शर्मा जाती है। ये सारी चीजें नैनो ही नैनो में हो रही है। लेकिन देखिए जब हम इस पद को पढ़ते हैं तो पद पढ़ने में कितना सुंदर हमें लग रहा है। ये जो दोहा है वो पढ़ने में बहुत ही सुंदर लग रहा है, आह्लाद और मधुरता का संचार हमारी मानसिकता में हो रहा है। एक और उदाहरण समझने का प्रयास करते हैं। मृदु मंद मंद मंथर मंथर लघु तरणी हंसिनी सी, सुंदर तिर रही खोल पालों के पर। मृदु मंद मंद मंथर मंथर लघु तरणी हंसनी सी, सुंदर तिर रही खोल पालों के पर। ये सुमित्रा नंदन पंत की एक कविता है, नौका विहार। उनकी ये चुनिंदा पंक्तियां हैं। इसमें उनकी जो नौका है वो बड़ी ही मृदु और मंद मंद मंथर मंथर गति से चल रही है, बिल्कुल लघु तरणी हंसनी सी। अब यहाँ देखिए उपमा अलंकार का बहुत ही सुंदर प्रयोग हुआ है। सुंदर तिर रही खोल पालों के पर, और ऐसा लग रहा है कि पालों के पर खोल करके वो बड़े ही सौंदर्य के साथ तिर रही है। मतलब वो अपनी नाव के सौंदर्य का बखान यहाँ पे कर रहे हैं। हमारे लिए अर्थ यहाँ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना माधुर्य गुण को समझना महत्वपूर्ण है। देखिए इन पंक्तियों को आप कितनी बारी पढ़िए, पढ़ने के बाद मधुरता का संचार होगा, आपको अच्छा लगेगा, आह्लाद की स्थिति उत्पन्न होगी। आप मतलब ऐसा मन करेगा कि मैं इसको बार बार पढूं।
क्योंकि इसमें सारे के सारे जो लक्षण हैं वो माधुर्य गुण के दिखाई पड़ रहे हैं। देखिए कैसे लेकर के मैं तक के वर्ण, ट वर्ग का यहाँ अभाव है पूर्णतया। इसके साथ ही सामासिक शब्दावली का भी अभाव है, यानी सारे के सारे लक्षण यहाँ माधुर्य गुण के स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। कंकन किंकनी नुपुर धुन सुनी, कहत लखन सन राम और दे गुनी। अब राम और लक्ष्मण के बीच की जो स्थिति है उसका यहाँ बखान किया जा रहा है। इसमें भी देखिए वही वर्ण है कै से लेकर के मैं के बीच वाले, ट वर्ग का अभाव है और रे और ण का भी इसमें प्रयोग हुआ है, रे का प्रयोग हुआ है, जो कि काफी अहम बताया था लक्षणों के अंतर्गत कि रे और ण का प्रयोग भी होगा। एक और उदाहरण आपके समक्ष रखा गया है ताकि माधुर्य गुण का प्रयोग बेहतर ढंग से आपको समझ में आ सके, और वो है मैथिली शरण गुप्त के साकेत की कुछ पंक्तियां हैं। साकेत की जो उर्मिला है वो अपनी सखी से कह रही है कि निरख सखी ये खंजन आएगी, ये सखी देखो ये जो पक्षियां हैं ना, इनको देख करके मुझे ऐसा लग रहा है कि फेरे उन मेरे रंजन ने नयन इधर मन भाए, इन पक्षियों ने अपने नेत्र इधर किए। तो मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि लक्ष्मण ने भी मेरी तरफ नेत्र घुमाए हो, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है। यानी देखिए अर्थ के विषय में हम ज़्यादा व्याख्या नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो को इतना लंबा नहीं बनाना है। हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो माधुर्य गुण को समझाना है। यहाँ पर भी देखिए माधुर्य गुण के सभी लक्षण स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। निरख सखी ये खंजन आए, फेर उन मेरे रंजन ने नए निधर मन भाए। बार बार जब हम इन पंक्तियों को पढ़ेंगे तो सुनने में हमें काफ़ी अहम लगेगी। तो मित्रों उम्मीद ये की जाती है कि माधुर्य गुण के संदर्भ में काफ़ी हद तक कुछ बातें आपको समझ में आई होंगी, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। यदि किसी प्रकार का कोई संशय है तब भी आप नीचे और ऊपर दोनों तरफ मोबाइल नंबर दिए हुए हैं, व्हाट्सएप करके अपना जो संशय है वो दूर कर सकते हैं। और इसी के साथ इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। शुभ रात्रि।